Hello everyone, welcome to my class. I am doing the first chapter of class 10th history NCERT book, that is the rise of nationalism in Europe. And in my previous videos I have already discussed about the idea of nationalism that emerged from the French Revolution. We have talked about the Napoleonic Code. We have also discussed about the liberal nationalism. Now in this video, to continue with the chapter, in this video I'll be discussing about a new conservatism after 1815. Right, so let's start the topic. 1815 was the year when Napoleon was defeated in the Battle of Waterloo. Right, and Napoleon was a headache for the rest of the rulers who were ruling in Europe at that time. And because when he came to power, after consolidating his rule in France, he started invading the neighboring regions in Europe, and one by one he started conquering them. So he added many territories to his French Empire, and he became quite strong in Europe. So that is why वो दूसरे राजाओं के लिए या दूसरे रूलर्स जो उस समय यूरोप में रूल कर रहे थे अलग अलग डायनेस्टीज के, उनके लिए एक सरदर्द बन चुका था नेपोलियन. So what they have decided, they combined their forces. Four powers in Europe: Britain, Austria, Prussia, and Russia. These powers combined their forces and they fought against Napoleon in the Battle of Waterloo in 1814, and he was defeated in this battle. And after his defeat, what happened? He was not killed in the battle, but he was sent to an exile. उसको देश से निकाल दिया गया, and he was deported to Saint Helena Island, right, where he spent his last days. एक दूर आइलैंड में उसे भेज दिया गया. उसे कभी फ्रांस वापस आने की अनुमति नहीं दी गई, और इस तरह से उसने अपने ज़िंदगी के आखिरी दिन गुजारे. लेकिन उसके बाद व्हाट टू बी डन विद फ्रांस? अब फ्रांस एक ऐसी स्थिति में था जिसमें ना कोई रूलर है, ना कोई गवर्नमेंट है जो फ्रांस को रूल कर सकती है, कर रही थी, क्योंकि जो रूलर था वो हार चुका था लड़ाई में. तो क्या हुआ कि कांग्रेस ऑफ वियना, वियना जो है वो ऑस्ट्रिया की राजधानी है, ऑस्ट्रिया की कैपिटल है. यहाँ पर एक मीटिंग बुलाई गई जिसमें सारे विक्टोरियस नेशंस जिन्होंने इस बैटल में पार्टिसिपेट किया था, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, प्रशिया एंड रशिया, इनके रिप्रेजेंटेटिव्स आए, और यहाँ पे एक मीटिंग बुलाई गई टू डिसाइड अबाउट the future of France, what to be done with France now. And this meeting was headed by Austrian Chancellor Duke Metternich. This is a very prominent name, must remember. He was the one who was heading this meeting. और ये ऑस्ट्रिया का, क्योंकि ऑस्ट्रिया के वियना कैपिटल में ये मीटिंग बुलाई गई, और इस मीटिंग को हेड करने वाला जो था, जो मेन लीडर था, वो था ड्यूक मेटरनिच, जो ऑस्ट्रिया का ही चांसलर था, वाइस चांसलर था. नाउ दिस पर्सन, ये एक कंजर्वेटिव विचारधारा का व्यक्ति था. कंजर्वेटिव वो होते हैं जो जल्दी से नए चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करते हैं. इस मीटिंग में जितनी भी ये पावर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स पार्टिसिपेट कर रहे थे, वो ज़्यादातर इसी विचारधारा के थे. वो नहीं चाहते थे कि उनकी जो पावर्स है, उनकी जो सत्ता है, वो उनसे छीनी जाए. फ्रांस में व्हाट पीपल हैव डन, दे हैव रिमूव्ड, दे हैव ओवरथ्रोन देयर रूलर. उन्होंने अपने राजा को तख्त से हटाया और अपनी तरह से गवर्नमेंट फॉर्म की. वो नहीं चाहते थे कि उनकी एम्पायर्स में भी जनता जो है उन्हें इसी तरह से हटाए. तो व्हाट दे डिसाइडेड कि फ्रांस में भी अब हमारी तरह ही कोई डिस्पॉट को लाना चाहिए रूल करने के लिए. तो जिस तरह से बर्बन डायनेस्टी फ्रांस में पहले रूल कर रही थी, उसी डायनेस्टी के एक रूलर को दोबारा से फ्रांस में इंस्टॉल किया गया, उसे राजा घोषित किया गया. बर्बन डायनेस्टी रूल वाज रीस्टैब्लिश्ड इन फ्रांस. इसके अलावा ये तो फ्रांस के साथ, क्योंकि वो अपने जैसा ही रूलर चाहते थे फ्रांस में, वो नेपोलियन जैसा कोई रूलर नहीं चाहते थे जिसे जनता सपोर्ट करे. वो चाहते थे कि रूलर ऐसा होना चाहिए जो अपनी मन मर्जी से, जैसे हम डिस्पॉट्स हैं वैसे ही रूल करे. तो बर्बन डायनेस्टी का रूल दोबारा से फ्रांस में लाया गया. बर्बन डायनेस्टी का ही एक राजा जो है वो फ्रांस को अब लीड करेगा. उसके अलावा व्हाट चेंजेस दे हैव इंट्रोड्यूस्ड, उन्होंने फ्रांस की बाउंड्री के चारों तरफ
कुछ राज्य बनाए. They have created new states along the boundaries of France, so that France they can keep a check on the French movement. फ्रांस दोबारा से अपनी पावर ना बढ़ाए, अपनी टेरिटरीज ना बढ़ाए, इसके लिए स्ट्रॉन्ग स्टेट्स फॉर्म किए गए फ्रांस की बाउंड्री पे. जैसे नीदरलैंड्स फॉर्म किया गया, इंक्लूडिंग बेल्जियम इन नॉर्दर्न रीजन में, फ्रांस के नॉर्दर्न रीजन में. देन जिनोवा वाज एडेड इन पीडमोंट इन साउथ, और सदर्न रीजन में जिनोवा जो था वो पीडमोंट साउथ में, फ्रांस के साउथ में ऐड किया गया. प्रशिया को टेरिटरीज मिली वेस्टर्न साइड पे, और इनको भी तो फायदे होने चाहिए थे जो इस लड़ाई में लड़े थे, जो जीते थे. प्रशिया को वेस्टर्न साइड पे फ्रांस के टेरिटरीज मिली. ऑस्ट्रिया को नॉर्दर्न इटली मिल गया. रशिया को पोलैंड दिया गया. प्रशिया को पार्ट ऑफ सैक्सनी दिया गया. नाउ ये वो टेरिटरीज थी जिसे नेपोलियन ने अपने समय पे इन पे कब्जा किया था. नेपोलियन included these territories, was what these powers have divided among themselves was once occupied by नेपोलियन. तो उसके हारने के बाद उसकी टेरिटरीज को इस तरह से बांटा गया, जो पावर्स लड़ाई में जीते थे उनके द्वारा. जैसे प्रशिया गॉट टेरिटरीज ऑन वेस्टर्न साइड, ऑस्ट्रिया गॉट नॉर्दर्न इटली, रशिया गॉट पोलैंड एंड प्रशिया गॉट अ पार्ट ऑफ सेक्सनी. इनको ये फायदे हुए कि उन्होंने नेपोलियन की टेरिटरीज को आपस में बांट लिया. देन दे हैव एस्टैब्लिश्ड कंजर्वेटिज्म इन यूरोप. अब फ्रांस एक ऐसा था जहाँ पे जो डिस्पॉट था उसे हटाया गया था फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान. अब दोबारा से कंजर्वेटिज्म को स्टैब्लिश किया गया, क्योंकि अब दोबारा से फ्रांस में बर्बन डायनेस्टी का रूल, एक डिस्पॉट ही रूल करेगा, और बाकी पूरे यूरोप में तो डिस्पॉट ही रूल कर रहे थे. तो दोबारा से एक कंजर्वेटिज्म का फेज शुरू हुआ फ्रांस में, जिसमें कि राजा अगेन अपने खिलाफ कुछ नहीं सुन सकता था. नो वन कैन क्रिटिसाइज द रूल ऑफ द रूलर. नाउ दे टुक वेरियस स्टेप्स ऑल्सो टू इम्पोज देयर विल ऑन पब्लिक. जैसे कि दे इम्पोज सेंसरशिप ऑन न्यूज़पेपर्स, प्लेस, बुक्स. इन सब चीज़ों पे सेंसरशिप लगाई गई, मतलब विदाउट द कंसेंट ऑफ स्टेट, राजा की मर्जी के बिना या राजा के खिलाफ कोई चीज़ नहीं लिखी जाएगी, या कोई चीज़ जनता के बीच नहीं आनी चाहिए. तो इस तरह से सेंसरशिप इम्पोज की गई, रिस्ट्रिक्शन इम्पोज की. जैसे फ्रांस में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की भी डिमांड लोगों ने रखी थी. ये जो फ्रीडम है, बेसिक फ्रीडम है इंडिविजुअल्स की, ये मिलनी चाहिए थी. अब उन सारी चीज़ों को रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा था इनके द्वारा. तो इस तरह से वो अपने रूल को बचाना चाहते थे, वो डोमिनेट करना चाहते थे सोसाइटी को. तो कंजर्वेटिज्म का फेस दोबारा से आफ्टर द डिफीट ऑफ नेपोलियन, आफ्टर द कांग्रेस ऑफ वियना, ये दोबारा से फेस ऑफ कंजर्वेटिज्म स्टार्टेड इन यूरोप. नाउ इसका एक अलग इफेक्ट ये था कि अब सीक्रेट सोसाइटीज़, जो रेवोल्यूशनरीज थे, जो अब भी चाहते थे कि इन डिस्पॉट्स को हटाया जाए, ऐसे रेवोल्यूशनरीज ने सीक्रेट सोसाइटीज़ फॉर्म करनी स्टार्ट की. वन वेरी प्रोमिनेंट नेम इज़ ऑफ जेसेपे मेज़नी. इस नाम को आप दिमाग में बिठा लीजिए, बिकॉज दिस पर्सन, अगेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट जेसेपे मेज़नी व्हेन वी टॉक अबाउट द यूनिफिकेशन ऑफ इटली. राइट, ये वो व्यक्ति था जो जिनोवा को बिलोंग करता था. इसका बर्थ जिनोवा में हुआ था, और बहुत ही यंग एज में ये समझ गया था कि इटली जो है वो बहुत सारे फ्रेगमेंट्स में बटा हुआ है, बहुत सारे हिस्सों में बटा हुआ है, और हमें अगर अपनी आइडेंटिटी बचानी है तो हमें इटली को एकजुट करना ही होगा. इसने दो सीक्रेट सोसाइटीज़ फॉर्म की थी. सबसे पहले यंग यूरोप बनाया था टू स्प्रेड द आइडिया against the despots, to spread modern ideas that came from the French Revolution, to build the feeling of nationalism among the people. इस तरह के काम के लिए इसने यंग यूरोप एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई, और दूसरी जो सीक्रेट सोसाइटी थी वो थी यंग इटली. एंड इसका टारगेट यही था कि जनता को किस तरह से एकजुट किया जाए टू एंड सच डिस्पोटिक रूल, not only in Italy but in entire Europe. Right, so this was the time after his secret society which he formed. Many societies in many regions
Germany, Italy, in different regions, these societies, such societies were formed by revolutionaries, right? So they also have played a very prominent role in forming the modern nation states एंड ओवरथ्रोइंग द मोनार्कीज. सो इन इस सेक्शन को हम अगेन दोबारा एक डिटेल में पढ़ेंगे जब हम यूनिफिकेशन या मॉडर्न नेशन स्टेट्स की बात करेंगे. तो अभी इन पॉइंट्स को आपने ध्यान में रखना है. कांग्रेस ऑफ वियना पे क्वेश्चन आता है. हु वाज हेडिंग दिस कांग्रेस, क्यों हुई थी आफ्टर द डिफीट ऑफ नेपोलियन टू डिसाइड द फ्यूचर ऑफ फ्रांस. कहाँ हुई थी? वियना में. वियना इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रिया. किसने हेड की थी? ड्यूक मेटरनिच ने हेड की थी, जो कि वाइस चांसलर ऑफ ऑस्ट्रिया ही था. और इसमें न केवल फ्रांस का फ्यूचर डिसाइड किया गया, जहाँ पे कि बर्बन डायनेस्टी को दोबारा से फ्रांस में लाया गया पावर में, बल्कि नेपोलियन द्वारा जीते गए जितने भी टेरिटरीज थी उसको आपस में विनिंग पावर्स ने बांट लिया था. और दोबारा से कंजर्वेटिज्म का एक फेज स्टार्ट हुआ यूरोप में, और उन्होंने कई तरह की सेंसरशिप इम्पोज की जनता पर. उसके अलावा रेवोल्यूशनरी ऑन अदर साइड, दे वर फॉर्मिंग सीक्रेट सोसाइटीज, दे वर वर्किंग सीक्रेटली अगेंस्ट द डिस्पोटिक रूल अक्रॉस द यूरोप. दे वांटेड टू ब्रिंग एन एंड ऑफ monarchies in Europe, and they wanted to form modern nation states. These are very 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 important steps that you need to remember. I'm saying steps because when we'll discuss about the unification or the formation of modern nation states, then these steps will be again will be recapitulating these points, these steps, and then we'll take the topic further. So please watch for the next video, wait for the next video, and watch this video till the end. And please like, share, and review this, and subscribe this channel. Thank you.